नमस्कार साथियों, सभी को प्रणाम। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शिक्षण विधियों की क्लास की हम बात कर रहे थे, तो आज हम 10 नंबर शिक्षण विधियों का पाठ लेकर आपके सामने हैं। उससे पहले हम सभी साथियों से एक बात कहना चाहेंगे। जितने भी साथी हैं, क्लास जब आप देखते हो तो एक क्लास टाइम आपका पूरा क्लास देखना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो क्लासें हैं वो प्ले लिस्ट में हैं। आप सभी क्लासें 1 नंबर क्लास से लेकर अब तक जितनी भी क्लासें हैं वो पूरी क्लासें आप जरूर देखिएगा, क्योंकि शिक्षण विधियां अगर आप सभी प्रश्न अच्छे से करना चाहते हैं तो सभी क्लासें पूरी देखना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम क्लास को कुछ समय के लिए देख कर उसके बाद उसका रिव्यू नहीं करते, थोड़ी इसमें अगली क्लास देख लेते हैं फिर नहीं देखते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि क्लास को आप पूरा देखें। साथ ही साथ क्लास देखने के बाद आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जितने भी नए साथी हमारी क्लास को देखें तो वो भी क्या है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भी। तो जितनी भी क्लासें हैं वो एक साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारी पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, तो अवश्य रूप से क्लासें जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ। यहाँ से हमारी सभी विषयों की जो समाहित हम शिक्षण विधियों के पाठ की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमें शिक्षण और शिक्षा के बारे में चर्चा कर ली, उनको पढ़ना जरूरी है, वहाँ से प्रश्न उठ कर आता है। और इसके बाद आज हमारा भाग स्टार्ट होने जा रहा है शिक्षण की विधियाँ एवं प्रविधियाँ, जो लगभग सभी विषयों के लिए समान रहेगी। उन शिक्षण विधियों और प्रविधियों, इसके साथ साथ आपका मापन मूल्यांकन है, वो अंतिम पार्ट के रूप में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की विधियाँ। देखिए, शिक्षण विधियों के पहले इतिहास हम पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियाँ क्या है थोड़ा सी और पढ़ लेते हैं। कक्षा शिक्षण की प्रबंधन की नीतियाँ, यानी कि एक अच्छा शिक्षक है जो भी योजना या नियोजन करता है, जो भी योजना बनाता है या किसी चीज़ का नियोजन करता है। हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो उसकी योजना बनानी होती है। किसी भी चीज़ का अच्छे से प्रबंधन करने के लिए उसके लिए विशेष योजनाएं या उसका नियोजन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्रबंधन की कुछ नीतियां होती है। उन नीतियों को हम क्या कहते हैं, शिक्षण की विधियां। दूसरा देखना, कक्षा अध्यापक की सहयोगी, यानी कि एक अच्छा कक्षा अध्यापक है वो क्या करता है, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में किसका उपयोग करता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। तो उसके शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी कौन बनाती है, शिक्षण विधियां। और एक अच्छा शिक्षक वही वह है जो ज्यादा से ज्यादा शिक्षण विधियों का क्या करे, उपयोग करे। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जिस उद्देश्य के साथ आप शिक्षण कार्य करवाना चाहते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हम जिनका उपयोग करते हैं वो शिक्षण विधियां कहलाती है। यानी कि आपका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य होना जरूरी है। बिना उद्देश्य के आप कोई शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना है, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला जो प्रक्रम कहलाता है वो आपका प्रक्रम क्या कहलाता है, शिक्षण विधियां कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका जरूर ध्यान करना। शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो आपके निर्धारित होते हैं उनको प्राप्ति कब संभव है, तो शिक्षण विधियों के माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षण विधियां क्या है, प्रबंधन की अच्छी नीतियां योजनाएं तैयार करना और उनका निर्वहन करना क्या कहलाती है, शिक्षण की विधियां कहलाती है। जो एक शिक्षक का सहयोगार्थी है, शिक्षक को सहायता करता है और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण विधियां बहुत ही उपयोगी साबित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम बात करते हैं इसके गुण यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या है। अगर गुण और विशेषताओं की यदि हम बात करें कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती है, तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं कि इसके अंदर विशेष जो गुण हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं वो क्या रहनी चाहिए। तो इनकी जब विशेषताओं की हम बात करते हैं तो ध्यान करना, कक्षा कक्ष के निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। जो हमने कक्षा कक्ष के जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं पहले से एक अच्छे शिक्षक ने, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कब संभव है, जब हम इसकी शिक्षण विधियों की उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है शिक्षण के, तो अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण हेतु उपयुक्त जो तरीका अपनाया जाता है, यानी कि हमारे अपने शिक्षण कार्य को बढ़ाने के लिए जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, शिक्षण हेतु उपयुक्त तरीका जो अपनाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। तो इसकी विशेषता है कि शिक्षण हेतु जो उपयुक्त तरीके हैं वो क्या कहलाती है, शिक्षण विधियां। विद्यार्थियों के अधिगम में सहयोगी, यहाँ अधिगम का मतलब है सीखना, ठीक है। और विद्यार्थियों को सिखाने हेतु क्या करता है, शिक्षण विधियां अधिक प्रभावी साबित होती है। साथ ही साथ देखिए, ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी कि जो शिक्षार्थी है, यहाँ जो शिक्षार्थी है उन शिक्षार्थियों को ये क्या प्राप्त करती है, ज्ञान का अनुभव प्राप्त करवाती है, ज्ञान का
अनुभव प्राप्त करवाती है। कौन करवाती है? शिक्षण की विधियां उन्हें क्या देती है? ज्ञान देती है। शिक्षण की व्यवस्था एवं प्रणालियां, शिक्षण की उचित व्यवस्था करना और उनकी कौन कौन सी प्रणालियां हैं या नीतियां हैं वो अपनाना किसकी विशेषता कहलाती है? आपकी शिक्षण विधियों की विशेषताएं कहलाती हैं। तो शिक्षण विधियों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो इनमें ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो शिक्षण विधियों की विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं की हम जब बात करते हैं तो ये प्रमुख विशेषताएं रहती हैं। इसके साथ साथ देखिए उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञान प्राप्ति संभव है, शिक्षण में रुचि एवं उत्साह बढ़ाना, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ क्या है? शिक्षण को रुचिपूर्वक एवं उत्साहपूर्वक यदि पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे के अंदर रुचि का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चा रुचि नहीं लेगा किसी कार्य में तो उसका शिक्षण उतना ही अच्छा नहीं हो सकता। तो बच्चे के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या है? बच्चे में रुचि उत्पन्न करना जरूरी है। और रुचि उत्पन्न करने हेतु शिक्षण के लिए क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान को समाहित किया जाता है। बच्चे के पूर्व ज्ञान को भी इसमें समाहित किया जाता है। रुचि के लिए क्या क्या आवश्यक है? हम कक्ष में पढ़ाने से जाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्या है? विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जैसे खेल कूद है, मनोरंजन है, इन चीजों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें अपनाई जाती है ताकि बच्चा क्या है? शिक्षण कार्य में क्या ले? रुचि ले। शिक्षण को क्या बनाता है? प्रभावी बनाना। शिक्षण को प्रभावी बनाने में अब शिक्षण विधियों का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति यहीं से संभव होती है। शिक्षण कार्य में सुधार करना एवं नवाचार परिवर्तन हेतु भी शिक्षण विधियां का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षक कार्य को आसानी से एवं प्रभावी बनाने में भी क्या करती है? आपका सहयोग करती है। तो शिक्षण विधियों के मुख्य उद्देश्य है, इनकी प्राप्ति कैसे संभव है? इन सब की प्राप्ति है वो शिक्षण विधियों के माध्यम से ही संभव है। अब आती है शिक्षण की प्रविधियां, यानी कि विधियों के साथ साथ हम छोटी छोटी कुछ नीतियां युक्तियां जरूर अपनाते हैं, उनको कहते हैं प्रविधियां। देखिए शिक्षण को अधिक कुशल, उत्तम एवं प्रभावी बनाने हेतु अपनाई जाने वाली जो युक्तियां हैं उनको हम कहते हैं शिक्षण की प्रविधियां। यानी कि आप एक अच्छा शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उस शिक्षण को और अधिक बढ़िया, कुशल, उत्तम, अच्छा, प्रभावी बनाने हेतु हम कुछ क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं। मैं अपनाई जाने वाली जो योजनाएं हैं, आपकी प्रणालियां हैं, या जो आपका जो नया तरीका है, अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से अपनाता है, अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करता है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं निर्मित करता है, उनको कहते हैं शिक्षण की प्रविधियां। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या होता है? एक तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करवाने में शिक्षण की प्रविधियां होती है, साथ ही साथ शिक्षण विधियों की प्रभाविता को क्या करती है? बढ़ाती है। यानी कि जो आपकी शिक्षण विधियां आप जो यूज कर रहे हो उसकी प्रभावशीलता को और ज्यादा बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? शिक्षण की प्रविधियां। साथ ही साथ नवाचार एवं कौशलपूर्ण दक्षता कौन उत्पन्न करवाती है? आपकी शिक्षण विधियां हैं, वो नवाचार करने में आपका सहयोग करती है। साथ ही साथ कौशलतापूर्ण दक्ष भी आपकी क्या करवाती है? उत्पन्न करवाती है। तो इनके अंदर भी शिक्षण प्रविधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, शिक्षण प्रविधियों की अगर बात करें हम, युक्तियां देखिए प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। कुछ युक्तियां हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव पर भी आधारित होती है, कुछ है युक्तियां वो योजनाओं पर निर्मित होती है, योजना के आधार पर बनाई जाती है, या इनका पूर्व में नियोजन कर लिया जाता है। देखो विधियां प्रविधियों के साथ साथ पाठ्य सहायक सामग्रियां भी जिनमें प्रयोग की जाती है। तो पाठ्य सहायक सामग्रियों को सहित जो छोटी छोटी युक्तियां हैं, यानी पाठ्य सहायक सामग्री भी आप यूज में करते हो। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव वाली कुछ अन्य विधियां युक्तियों जो प्रयोग करते हो तो वो कहलाती है युक्तियां। देखिए हम विशेष प्रकार की क्या निभाते हैं? युक्तियां निभाते हैं। एक नंबर पे हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले आती है युक्तियां। युक्तियों के बाद हम छोटी छोटी क्या अपनाते हैं? प्रविधियां, जिसको हम कहते हैं प्रविधियां। और इन तीनों का संयुक्त रूप है वो आपकी क्या कहलाती है? इन तीनों का संयुक्त रूप है वो आपकी कहलाती है विधियां। यानी कि पहले आप छोटी छोटी युक्तियां अपनाते हो, जैसे हम कहते हैं युक्तियों की यहाँ बात आती है तो युक्तियों में आप क्या कर सकते हो? युक्तियों के अंदर हम कह सकते हैं कि जो आपकी युक्तियों के अंदर हम बात करें तो हम कहते हैं पाठ योजना। जो आप पाठ योजना बनाते हो, है ना, इस पाठ योजना के बाद आप इकाई योजना बनाते हो। ठीक है, और इकाई के बाद क्या है? आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उस प्रकरण के बारे में छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो तो वो छोटी छोटी युक्तियां अपनाते हैं। फिर हम उन युक्तियों को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रविधियों का। और फिर इसके सहयोगार्थी के रूप में इन दोनों को सम्मिलित रूप से बड़ी शिक्षण विधियां हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव भी करवाती है,
ज्ञान को बढ़ाती है, उन विधियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इन तीनों का सम्मिलित रूप है वो आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण विधियां। तो आपसे पूछ ले शिक्षण विधियों में क्या समाहित होती है, तो विभिन्न प्रकार की युक्तियां और शिक्षण की विधियां हैं वो आपकी किस में समाहित होती है, शिक्षण विधियों के अंदर समाहित होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार की। यहाँ जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियां हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए एक तो होती है अध्यापक केंद्रित, अध्यापक निर्मित, दूसरा होता है बाल केंद्रित यानी बालक के अनुसार, तीसरा होता है प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि देखना। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है स्वयं अनुभव के आधार पर, स्वयं अनुभव जो जिसमें किया जाता है उसके आधार पर, और जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखकर जो विधियां अपनाई जाती है, प्रत्यक्ष जिसका निरूपण किया जाता है, प्रत्यक्ष जो अनुभव हो उसके आधार पर विधियों का प्रकार कितना है। तो हम 3 विधियों के प्रकार पढ़ेंगे मोस्टली। सबसे पहले आता है शिक्षक केंद्रित विधियां, यानी कि वे विधियां जिनका उपयोग केवल और केवल कौन करता है, शिक्षक करता है। यानी कि जो विधियां किसके अनुसार बनाई जाती है, शिक्षक के अनुसार जो शिक्षण विधियां बनाई जाती है, शिक्षक स्वयं क्या करता है, उन विधियों को निर्मित करता है, शिक्षण के लिए होती है। और जो ये होती है प्राचीन, अधिकतर प्राचीन जो विधियां हैं वो शिक्षक केंद्रित होती है। दूसरा शिक्षक द्वारा निर्मित है, और इसका प्रमुख कौन होता है, शिक्षक स्वयं होता है। अपने आधार पर शिक्षक क्या करता है, उन शिक्षण विधियों को निर्मित करता है। जैसे बात करें, एक अध्यापक कक्ष के अंदर पढ़ाने के लिए जाता है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है, बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है, और इसका उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों को अच्छा ज्ञान देना, बच्चों में रुचि बढ़ाना। इसके लिए क्या करता है शिक्षक, बहुत सारी कोशिश करता है, अपने अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग करता है ताकि शिक्षण को क्या बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रभावी किया जा सके। तो शिक्षण की विधियां पहली होती है शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक के अनुसार जो विधियां बनती है शिक्षक स्वयं उसको निर्मित करता है और अपने अनुसार ही उस शिक्षण विधियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन विधियों का जो उपयोग है वो बालक के अनुसार नहीं किया जाता, यानी किसके अनुसार किया जाता है, शिक्षक के अनुसार। जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित है, इसको व्यवहारिक भी बोलते हैं, व्यवहारिक विधियां भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये लगभग विधियां है वो मनोवैज्ञानिक होती है, लगभग सभी विधियां है वो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित होती है। साथ ही साथ क्या होती है, बालक के अनुसार, यानी कि इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र कौन माना जाता है, इसका जो केंद्र है वो किसको माना जाता है, बालक को केंद्र माना जाता है। यानी कि बालक के अनुसार, बालक के ध्यान में रखते हुए बालकों के अनुसार क्या की जाती है, निर्मित की जाने वाली जो विधियां होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बाल केंद्रित विधियां कहलाती है। देखिए बाल केंद्रित कहलाती है और इसका प्रमुख होता है वो क्या होता है, बालक होता है। यानी सारी की सारी जो शिक्षण विधियां हम उपयोग करेंगे वो बालक के अनुसार होगी, यानी उसमें बालक को क्या है, नया ज्ञान देना, नई चीजों का अनुभव करवाना, नई नई चीजें सीखने के लिए, बालक में रुचि बढ़ाने हेतु, उत्साहवर्धन करने हेतु, ज्यादा से ज्यादा शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु जो शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाती है वो क्या कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। तीसरा आता है अनुभव आधारित या प्रत्यक्ष केंद्रित, यानी कि जो चीज आपको स्वयं दिखाई दे, जिसको आप स्वयं अनुभव कर सको, जिसको देखकर अनुभव के द्वारा जब हम कोई नए ज्ञान को सीखते हैं या जो शिक्षण हमारा प्रभावी होता है, शिक्षण के लिए जो उपयोगी होती है वो कहलाती है प्रत्यक्षता। देखिए इसके अंदर दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका में रहते हैं। लेकिन ध्यान करना, इसके अंदर आपका जो सहयोगी वातावरण बनता है, इसके अंदर सहयोग की भावना आती है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है इस वीडियो में जो केवल क्या करता है, पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है ना, उसके एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, एक मित्रवत के रूप में कार्य करता है, साथ मिलकर कार्य किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चा क्या करता है, नई चीजों को सीखता है और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। तो हम मुख्यतः कितने प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, 3 प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो अध्यापक केंद्रित होती है, दूसरी बाल केंद्रित होती है, ये होती है नवीन यानी कि प्राचीन के बाद, और जो समय अनुभव है ये नवीनता, इसको हम कहते हैं नवीन या नवाचार। जो प्रयोग किए गए नए नए जो नवाचार प्रयोग होते हैं वो आ जाती है प्रत्यक्ष अनुभव के अंदर हमारी शिक्षण विधियां। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों की। जब हम बात करते हैं शिक्षण के आधार पर कि शिक्षक केंद्रित विधियां क्या होती हैं, तो ध्यान करना ये शिक्षक के अनुरूप होती है, पहली चीज। दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है कि शिक्षक स्वयं क्या रहता है,
सक्रिय रहता है, यानी सक्रिय भूमिका निभाता है। तीसरी बात देखें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी होती है, यानी कि ये कह सकते हैं जो आपकी बड़ी कक्षाएं हैं उन बड़ी कक्षाओं में ये विधि, जो बड़ी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के लिए विधियां क्या होती है, उपयुक्त होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उपयोग यदि हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। देखिए इसके दोष यदि बात करें तो छात्र निष्क्रिय रहता है, यानी कि इसमें छात्र का कोई सहयोग नहीं रहता, छात्र केवल क्या करता है, अनुकरण करता है या अनुसरण करता है, केवल अनुसरण करता है, यानी अध्यापक स्वयं निर्मित करता है, अध्यापक चीजें पढ़ाता है, बच्चा केवल ज्ञान को ग्रहण करता है और ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, यहाँ प्रमुख शिक्षक को माना गया है और शिक्षक द्वारा ही निर्मित की जाती है। दूसरा देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, यानी छोटी कक्षाओं में ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती, यानी हम इसका उपयोग जरूर करते हैं लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती, क्योंकि छोटी कक्षा या प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो इन विधियों के द्वारा रुचि उत्पन्न नहीं होती, उनमें उत्साह नहीं मिलता, तो बच्चा क्या है, अच्छा शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाता और उसका शिक्षण कार्य भी क्या होता है, प्रभावी होता है। साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कर दिया कि इसकी समाप्ति की अनुशंसा कर दी कि जो अध्यापक के द्वारा निर्मित शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया जाए या कक्षा शिक्षण में प्रभावी रूप से उनका प्रयोग न किया जाए। अगर प्रयोग किया जाए तो एक सामान्यतः प्रयोग किया जाए, अधिक से अधिक उसका प्रयोग न किया जाए, यानी उसको समाप्त कर दिया जाए। ये अनुशंसा रखी गई थी लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसकी अनुशंसा रखी थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बात करते हैं इसके मुख्य, देखिएगा यदि हम उद्देश्य की बात करें, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है, पाठ्यक्रम पूर्णता, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में ये बहुत उपयोगी होती है, यानी कि इनको आसानी से हम, हमारा पाठ्यक्रम है वो आसानी से क्या करवा सकते हैं, पूर्ण करवा सकते हैं। साथ ही साथ क्या होती है, समय की बचत होती है, समय की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, ये विधियां हैं वो खर्चीली कम होती है, खर्चीली कम होती है, यानी इन पर ज्यादा व्यय नहीं आता, पाठ्यक्रम जल्दी पूर्ण हो जाता है, समय की बचत होती है, साथ ही साथ इन पर ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ता, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, यानी विशेष प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। और देखिए इसका उपयोग ये होता है कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। दोस्त हमने बात कर ली, इसके साथ साथ क्या है कि बच्चा है, बच्चे के अंदर रुचि नहीं होती, बच्चा उससे पूर्ण कार्य नहीं कर सकता, उसका शिक्षण प्रभावी होता है। लेकिन बड़ी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनका पाठ्यक्रम ज्यादा होता है, उनको पाठ्यक्रम जल्दी पूर्ण करवाना होता है, तो उनके लिए शिक्षण विधियां क्या होती है, ज्यादा उपयोगी होती है। देखिए जब हम इनकी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो प्रमुख शिक्षण विधियां देखिए, व्याख्यान विधि जो प्राचीन समय से ही चली आ रही है। व्याख्यान का सीधा सा मतलब होता है अध्यापक बोलता है या बार बार पढ़कर किसी चीज को बता दिया जाता है, उसमें सार गर्भित बातें आपको सीधा ही बता दी जाती है, केवल एक भाषण के रूप में। इसी कारण इसको बोल देते हैं भाषण या वाचन विधि भी कह देते हैं। तीसरी विधि आती है प्रदर्शन। यहाँ प्रदर्शन देखिए, कुछ चित्र है या कोई मॉडल है वो अध्यापक स्वयं निर्मित करके लेके आता है, या कोई चित्र या मानचित्र की हम बात करें, मानचित्र के आपके सामने या कोई विशेष वस्तु जो आपके सामने रख दी जाती है और उस पर अध्यापक क्या करता है, व्याख्या कर देता है उसकी। जैसे मान लीजिए आपको छोटे से बच्चे को कोई पाठ पढ़ाना है या कोई किसी, जैसे महात्मा गांधी का यदि आप पाठ पढ़ा रहे हो तो महात्मा गांधी का एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया जाएगा, फिर उसमें अध्यापक स्वयं उसके बारे में उसकी क्या कर देगा, पूर्ण व्याख्या कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं, अध्यापक ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हम एक एक विधियों की इसके गुण दोष और सभी को कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य कौन सी विधि आती है इस पर ध्यान देना है। तीसरी यदि बात करें प्रयोग प्रदर्शन, यहाँ प्रयोग प्रदर्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रयोग है, जैसे यदि बात करें साइंस की तो साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ ऐसी विधियां होती है जिनको हम प्रयोग करके बच्चों को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के अंदर क्या है, अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है कि प्रयोग करना क्या आसान नहीं होता। बच्चों के कुछ प्रयोग ऐसे नहीं होते जो आप सीधे ही बच्चों से प्रयोग करवा दो, तो कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो अध्यापक स्वयं निर्मित करता है और उसकी कार्य प्रणाली और विशेषताएं क्या है बच्चों को बता दी जाती है। साथ ही साथ देखिए पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना केवल और केवल किस में आता है, आपकी शिक्षक केंद्रीय विधियों में आता है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी जो विधि है सुकरात महोदय ने दी थी, प्रश्नोत्तरी विधि भी क्या है, अध्यापक केंद्रित विधि आती है। अध्यापक प्रश्न पूछता है, पाठ्यारंभ के समय भी पूछ सकता है, पाठ की समाप्ति पर भी बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्नोत्तरी की जा सकती है। तो ये देखिए प्रश्नोत्तरी है वो लिखित और मौखिक दोनों भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मौखिक और
लिखित प्रश्नोत्तरी भी करवाई जा सकती है। प्रश्न लिखकर आपसे बच्चों से उत्तर करवाए जा सकते हैं या बोलकर आमने सामने वाली प्रक्रिया के द्वारा भी मौखिक प्रश्नोत्तरी की जा सकती है। इसके बाद में एक पैनल चर्चा देखिए, जिसमें 3 से 4 अध्यापकों का एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल के आधार पर आपका क्या करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। इसी प्रकार से दल शिक्षण में क्या होता है, बहुत सारे शिक्षकों का एक दल या समूह बनता है और उस समूह के द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो ये आ जाएगी मुख्य विधियां कौन सी, आपकी व्याख्यान विधि, भाषण विधि, इसके अलावा आपकी कौन सी होगी, प्रदर्शन प्रयोग प्रदर्शन विधियां, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, पैनल चर्चा और आपका दल शिक्षण है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधियों में अंतर आता है, ये अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आती है बाल केंद्रित। जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित की तो देखना यानी कि ये क्या कहता है, मनोविज्ञान मानता है, मनोविज्ञान की देन है, मनोविज्ञान और साथ ही साथ बाल केंद्रित विधि है वो आपसे कभी पूछ ले तो ये रूसो महोदय की देन मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, रूसो की देन मानी जाती है। रूसो ने सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की चर्चा की थी। तो रूसो के आधार पर इसको क्या माना जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि बाल केंद्रित विधियां हैं वो किसकी देन है। तो रूसो महोदय ने सबसे पहले इस पर प्रयोग किए थे। सबसे पहले इसको बताया था कि बच्चों के लिए क्या है, व्यवहारिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, व्यवहारिक विधियां भी कहलाती है। यानी बार बार बच्चों के अनुरूप शिक्षण विधियां बनाई जाए, बच्चों के अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो शिक्षण विधियां भी क्या हो, बच्चों के अनुरूप हो। ये बात किसने कही थी, रूसो महोदय ने, कि जो चीज युक्तियां जो नए नवाचार आप प्रयोग कर रहे हो तो आप शिक्षण कार्य भी प्रभावी शिक्षण जो कर रहे हो वो बच्चों के लिए कर रहे हो। तो इसके लिए जो शिक्षण विधियां भी आप में उपयोग में ले रहे हो तो वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, न कि एक अध्यापक के अनुसार। ये बात रूसो ने कही थी और इसकी पुस्तक थी इमाइली। इसमें भी इसका कई बार प्रश्न आता है। अब देखिएगा, बालक के अनुसार बनाई जाए, यानी बालक को क्या रखा जाता है, सेंटर पॉइंट रखा जाता है। यानी बालक के अनुसार जो शिक्षण विधि आती है, छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ध्यान करना, बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जो विधि लागू करने वाला है वो अध्यापक है, शिक्षण विधियों का उपयोग कौन कर रहा है, अध्यापक है। लेकिन यहाँ छात्र सक्रिय रहते का मतलब है, यानी कि यहाँ पर छात्र क्या हो गया, छात्र को स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ छात्र क्या कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। इन विधियों के प्रयोग में छात्र को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, प्रश्नोत्तरी की जाती है, छात्र स्वतंत्र होता है, तर्क वितर्क कर सकता है, यानी अपने विचारों को रख सकता है। इसलिए ये क्या होती है, छात्र के हितों के लिए होती है। छात्र इसके अंदर स्वयं संवाद कर सकता है, छात्र इसके अंदर स्वयं संवाद भी कर सकता है। ये चीजें विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान करना, सभी पक्षों का क्या रखा जाता है, यानी कि यहाँ क्या होता है, सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है, सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक जो हम विकास कहते हैं, सभी विकास के सभी पक्षों को इन विधियों के अंदर ध्यान रखा जाता है। तो सर्वांगीण पक्ष यानी सभी पक्षों को हित को साधने वाली जो विधियां होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बाल केंद्रित विधियां कहलाती है। कौशल प्रयोग यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करवाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशलों का उपयोग किया जाता है। जैसे पठन कौशल आता है, लेखन कौशल आता है, प्रश्नोत्तरी कौशल आता है, बहुत सारे ऐसे कौशल है। जैसे प्रस्तावना कौशल आता है, प्रश्न कौशल भी पूछा जाता है, दृष्टांत कौशल भी आते हैं। जब पाठ योजना बनाई जाती है, जब आप पाठ पढ़ाने जाते हो, तो जब आपने कभी बीएड या बीएसटीसी की है तो आपकी ये चीजें लगती है कि एक कक्षा अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने से पहले किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। यानी आपके ब्लैक बोर्ड होता है जो शिक्षक का अच्छा मित्र है, प्रस्तावना, उसके उद्देश्य, समय सारणी, एक सारी चीजें बोर्ड के ऊपर क्या की जाती है, पहले से लिख दी जाती है कि आज हमारा प्रकरण ये है, इकाई ये है, इतने समय का समय होगा, इन चीज़ों को करेंगे। फिर हम पाठ्य स्थापना करते हैं, पाठोपरांत पूर्व ज्ञान पर आधारित और नवीन ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी की जाती है। फिर बच्चे समझ जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि चलती है। फिर उसको ज्ञानोपयोग की तरफ हम अलग अलग विधियों का क्या करते हैं, उनको प्रयोग करते जाते हैं। तो यानी विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना उपयोग होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्त, क्या देखिए, सभी जगह ये उपयोगी साबित नहीं हो सकती, यानी सभी कक्षाओं के लिए साबित नहीं हो सकती। वास्तविकता में देखें तो ये जो बाल केंद्रित अधिकतर शिक्षण विधियां हैं वो छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं हो सकती। और सभी जगह एक जैसी इन शिक्षण विधियों का प्रयोग भी संभव नहीं है। साथ ही साथ कुछ अमनोवैज्ञानिक विधियां भी होती है, यानी सभी मनोवैज्ञानिक तरीके से विधियां अपनाई नहीं जा सकती। कुछ अमनोवैज्ञानिक विधियां हैं, कुछ में क्या है, समय ज्यादा लगता है, और कुछ खर्चीली भी होती है।
कुछ में समय भी ज़्यादा लगता है, कुछ में खर्चीली भी होती है, कुछ ऐसी संसाधनों के रूप में हम उसको उपयोग भी करने में कठिनाइयाँ आती है। तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ भी इन शिक्षण विधियों की हो सकती है, जिसके कारण हम इनका उपयोग करना भी थोड़ा सा आसान नहीं होता। कुछ ऐसी विधियाँ होती है जिनका उपयोग करना आसान नहीं होता, लेकिन अधिकतर ऐसी विधियाँ होती है जिनका आप आसानी से क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है इसमें, बच्चे में क्या होता है, रुचिपूर्ण कार्य करता है, बच्चे के अंदर रुचि बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, साथ साथ मनोभावनाएं भी उसकी बहुत बड़ी प्रबल हो जाती है, बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है, नवाचारों का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर बच्चा क्या करता है, बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये मानी जाती है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करती है, इसी कारण इसको व्यवहारिक विधियों के रूप में भी जाना जाता है। अब यदि हम बात करें प्रमुख जो शिक्षण विधियों की बात करते हैं, सबसे पहले आती है खेल विधि, यानी खेल खेल के माध्यम से बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। बच्चे को आप खेलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हो तो बच्चा नया नया अनुभव प्राप्त करता है और खेल खेल के माध्यम से क्या कर सकता है, आसानी से सीख जाता है। दूसरी विधि की बात करें, किंडरगार्टन विधि या बालोदान, ये फ्रोबल की थी, हम इनके अलग अलग भी पढ़ेंगे। ये कुक मोदे ने दी थी, है ना। प्रोजेक्ट विधि की भी बात करेंगे। सभी शिक्षण विधियों के प्रवर्तक कौन है, सबका एक एक हम चैप्टर जब अलग अलग शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो सभी शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड भी ये सबसे उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि का भी प्रयोग किया जाता है, मारिया मोंटेसरी विधि का भी प्रयोग किया जाता है, डाल्टन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, सर्वेक्षण स्रोत और योजना विधियों का भी यहाँ क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए आगमन निगमन विधि होगी, हरिष्टिक विधि होगी, आपके मस्तिष्क उत्तोलन हो गया, है ना, संश्लेषण विधि होगी। कुछ ऐसी सामान्य विधियां हैं जो बच्चे के अनुसार बनाई जाती है। तो ये जो प्रमुख विधियां हैं जो बच्चे के अनुसार बनाई जाने वाली प्रमुख विधियां हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके अनुभव केंद्रित। यहां पर देखिएगा अनुभव का मतलब होता है प्रत्यक्षता, यानी कि बच्चा स्वयं देखेगा, देखना, फिर इसका क्या करेगा, अनुभव। बच्चा क्या करेगा, किसी चीज को देखेगा, देखने के बाद उसका क्या करेगा, अनुभव, अनुभव से क्या करेगा, नवीन ज्ञान प्राप्त करेगा। देखिए ये शिक्षण विधियों में सबसे पहले क्या होता है, बच्चा किसी चीज को क्या होता है, देखता है, देख कर क्या करेगा, कुछ क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो उसे क्या होंगे, नए अनुभव प्राप्त होंगे, ठीक है। और नए अनुभव से वो क्या चीज सीखेगा, नई चीज सीखेगा। स्वयं के अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखता है, फिर उस पर बहुत सारी क्रियाएं करता है, नए नए अनुभव प्राप्त होता है, नई चीजें सीखता है, यानी उसका ज्ञानार्जन होता है। और ज्ञानार्जन प्राप्त करता है और उसमें उसकी बच्चे का क्या होता है, रुचि भी लेता है, सीखना भी आसान होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव पर जो चीजें होती है उसको प्रत्यक्ष अनुभव आधारित शिक्षण विधियां कहते हैं। और छात्र नवीन खोज करता है, नए नए उपागम सीखता है, साथ ही साथ नवीन चीजों का उन्हें क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिक्षक मित्रवर्तक, पथ प्रदर्शक एवं सेवकर्ता के रूप में इसकी क्या होती है, भूमिका होती है। एक शिक्षक की भूमिका उसमें क्या होती है कि बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक स्वयं उसके साथ क्रिया करता है। यानी यहाँ शिक्षक है तो हम कहें कि छात्र और शिक्षक दोनों क्या रहते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोनों इसमें क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। भाई ये चीज ध्यान रखना, छात्र और शिक्षक दोनों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्त देखिए प्रत्यक्ष अनुभव है तो समय की कमी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कक्षा को बाहर प्रत्यक्ष अनुभव के लिए नहीं ले जाया जा सकता, समय की भी बहुत दिक्कतें आती है। साथ ही साथ संसाधनों तक पहुंच, यानी कुछ ऐसे संसाधन है जहाँ उनको उपलब्ध कराना भी आसान नहीं होता, उन संसाधनों की उपलब्धता भी क्या करती है, इसमें बाधा डालती है। देखिए एक बात करें अगर शिक्षण विधियों की प्रत्यक्ष अनुभव पर, देखिए क्षेत्र भ्रमण, यानी कि किसी भी फील्ड पर आप बच्चों को लेके जाते हो, जैसे आप कोई नहर परियोजना का बात करते हो, जैसे आप कोई अन्य चीजों की बात करते हैं तो बच्चों को ले जाकर उस स्थान विशेष को दिखाते हैं। जैसे आप किसी पार्क के अंदर, कोई नेशनल पार्क है या कोई चिड़ियाघर है, कहीं भी आप ले जाने जाते हो बच्चों को, तो वहाँ के प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे को प्राप्त होता है, वहाँ के वातावरण के बारे में बच्चा सीखता है, वहाँ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो क्षेत्र भ्रमण किसमें आता है, प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि है वो अनुभव केंद्रित होती है, यानी प्रयोग करके बच्चा स्वयं प्रयोग करता है, केवल अध्यापक उसमें क्या करता है, सहयोगकर्ता की भूमिका निभाते हैं, नए नए प्रयोग करना सीखता है। इसके अलावा देखिए कार्यशाला, बहुत सारी ऐसी कार्यशाला या संगोष्ठियां होती है, वहां पर भी बच्चा क्या होता है, सीखता है
इसके अलावा पर्यटन विधि, यानी घुमाने के लिए बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया ले जाया जाता है। जब आप कक्षा अध्यापक बनने से पहले जो प्रयोग जैसे बीएसटीसी या बीएड जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, आपको घुमाने के लिए भी लेके जाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो घूमने भी गए होंगे, हमने भी प्रत्यक्ष अनुभव किया। हम जब भी किसी विशेष स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के नए नए ज्ञान को, नए नए अनुभव को हम प्राप्त करते हैं। तो पर्यटन विधि भी किसके अंदर आती है? एक आती है प्रयोग विधि। देखिए, इस प्रयोग विधि में चित्र, मानचित्र, मॉडल और प्रोजेक्ट, ये बच्चा स्वयं प्रयोग करता है, उनको बनाता है, यानी एक प्रकार की कला कह सकते हैं। एक प्रकार की कला विधि है जो स्वयं कौशल का अनुभव करता है, स्वयं बच्चा बनाता है, निर्मित करता है। इसके अलावा वस्तु निरीक्षण, यानी जैसे आप पेड़ पौधे, छोटे पुष्प या कोई छोटा उद्यान के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ छोटे उद्यान है, उसके अंदर आप बच्चे को लेके जाते हो तो वहाँ प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, बच्चा स्वयं देखता है और स्वयं के आधार पर उन शिक्षण विधियों का क्या करता है? प्रयोग करता है कि भी ये चीज़ें, जैसे नए नए मॉडल आजकल 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के जो साइंस मॉडल, साइंस प्रतियोगिताएं होती है, वहाँ बच्चे स्वयं मॉडल बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको सीखते हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, इन सब के बारे में बच्चा क्या करता है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। तो हम जब शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियों को मुख्यतः 3 भागों में बांट कर चलते हैं। एक अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित शिक्षण विधियां हैं। ये तीनों शिक्षण विधियां क्या करती है? बालक के अंदर ज्ञान को बढ़ाती है, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। साथ ही साथ अगर एक बात और करें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी इन्हीं का एक रूप माना जाता है, क्योंकि ये वो प्रविधियों में आ जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सर्व दृश्य सामग्रियां हैं, वो भी किस में आ जाती है? कुछ युक्तियों प्रविधियों के अंदर सम्मिलित कर ली जाती है। तो आज जो हमने जो बात की है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहता है कि सीधा सा एक प्रश्न पूछ लेंगे, कैसा? कौन सी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, कौन सी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित शिक्षण विधि है या नहीं है? ये वाला प्रश्न है वो ज्यादा बन के आने के चांसेस रहते हैं। और इन प्रत्येक विधियों को हम एक एक विधि, दो विधि प्रत्येक चैप्टर के माध्यम से हम सीखने जाएंगे। इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, इनके मुख्य गुणधर्म कौन से हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है, उनका उद्देश्य क्या रहता है, उनमें क्या कमियां हैं और किस प्रकार से हम उसमें क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक होती है, कौन सी मनोवैज्ञानिक नहीं होती, और कौन से ज्यादा शिक्षा आधारित है, कौन सी बच्चों के आधारित है, इन प्रत्येक शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, सभी क्लास देखने के बाद, क्लास को रिव्यू करने के बाद, सभी साथी, जितने भी साथी क्लास को देखते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दिया करो। साथ ही साथ यदि जो नए साथी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ क्लास देखने के बाद आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उससे हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप सभी को, हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है। आपके के लिए हमने एक एक चीजें आपके लिए करवाई है, तो उन चीजों के लिए आपको ये मानिए कि हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ आपके लिए कुछ नहीं है। एक छोटा सा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी गुरु दक्षिणा आई हुई मानी जाएगी। तो सभी साथी जब भी क्लास देखें, एक तो क्लास को स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरी देखें और पूरी देखने के बाद अपना व्यू जरूर दें। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।